स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी जेईई एग्जाम में आ चुके हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि टू टेंसाइल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर एक्टिंग एट ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी। दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो किसी पॉइंट पर लग रहे हैं, आपस में 90 डिग्री पर है। मतलब अगर एक फोर्स ये है तो दूसरा फोर्स इसके 90 डिग्री पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी एफ है और ये वाला फोर्स भी एफ है। अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और पैरेललोग्राम जब ऐसे बन जाएगा तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। इट मीन्स हमें यही आर कैलकुलेट करना है। तो बाय ग्राफिकल मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो अगर रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने की बात करें तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर ये जो आर्म होगी ए सी की लंबाई एफ है और बी सी की लंबाई भी एफ होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तब इस ट्रायंगल में आपको तीनों आर्म को देखना है, अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर मीन्स एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल रहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ स्क्वायर। अगर हम आर निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि √2 इंटू एफ, ये हमारा आंसर होगा। √2 इंटू एफ, इस हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलें। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि if the x component of a force is negative and the y component is positive, then the direction of that force must lie in the fourth quadrant, first quadrant, second quadrant and third quadrant. क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी एक कंप्लीट चीज का फोर्थ पार्ट, चौथाई हिस्सा। इसलिए क्वाड्रेंट को हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो कहते हैं चतुर्थांश। आइए जरा देखें पहले क्वाड्रेंट कहते किसको है डायग्राम में। हमारा ये ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, तो देखा जाए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाए, इसको वाई एक्सिस कहा जाए और इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग ओरिजिन। तो इस तरफ अगर राइट तरफ मूव करेंगे तो इसे कहेंगे प्लस एक्स, अगर लेफ्ट मूव करते हैं तो इसे कहेंगे माइनस एक्स। अपवर्ड जाते हैं तो कहेंगे प्लस वाई और डाउनवर्ड होते हैं तो कहेंगे माइनस वाई। इस हिसाब से हम लोगों ने पूरे पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट रखा है। तो इसी पहले हिस्से को जो नाम देते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। अब जरा क्वेश्चन की बात को समझा जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक फोर्स है जिस फोर्स का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है। मतलब अगर इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होने का मतलब इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस में है, ये हमारे किसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट हुआ। एंड जो वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब वो अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लगने का मतलब वो इस टाइप से लग रहा है, ये वाई कंपोनेंट है। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट किधर जाएगा। अगर ये दो फोर्स एफ एक्स और एफ वाई है तो इनका रिजल्टेंट निकालने का सिंपल तरीका है बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हम अगर एक पैरेललोग्राम कोशिश करें बनाने की, ये एक पैरेललोग्राम बन गया तो इसका जो डायगोनल होगा ये दोनों कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट शो करेगा, है ना। तो उसे पूछा नहीं गया, लेकिन देख लें कि आर होगा कितना। तो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर होगा इसे आप कह सकते हैं ये होगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। साफ दिख रहा है कि रिजल्टेंट हमारा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कह रहे हैं कि रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है।
ठीक है, इस तरीके से इसमें आंसर जो आएगा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ट्राई टू टर्न ए की इनटू ए लॉक द फॉलोइंग इज अप्लाइड। जरा इसको इमेजिन करिए, आप एक सिंपल सा लॉक आपके घर पे लगा है गेट पे, उसको आप किसी की से ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। मैं इसको एक डायग्राम के मदद से बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक की है, मैं एक की बनाने की बात कर रहा हूँ और कुछ इस टाइप से है, दिस इज द की, और हम इसको इधर से देख रहे हैं, इस साइड से हम इसको देखना चाह रहे हैं, और लॉक को ओपन करने के लिए सपोज दैट हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर इधर से देखते हैं तो इधर से देखते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाना है। हम अल्टीमेटली करते क्या है, हम करते ये हैं कि इसी की पर दो पॉइंट पे हम अपनी अंगुलियों से फोर्स लगाते हैं। ध्यान दीजिए और इमेजिन करिए, इस पॉइंट पर आप अपने अंगूठे से फोर्स लगाएंगे अपवर्ड, इसकी वैल्यू एफ होगी। थोड़ी सी दूरी पर इस साइड में आप अपनी नेक्स्ट फिंगर से, अंगूठे के बगल वाली फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से एक फोर्स लगाएंगे जो कि डाउनवर्ड होगा, इसकी वैल्यू भी एफ होगी। इन दोनों के बीच का एक गैप डी होगा। कुछ ऐसा ही आप करते हैं अपने फिंगर से। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कैसा दिखाई पड़ रहा है कि दो फोर्सेज हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और किसी एक डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो जिस टाइप का ये फोर्स सिस्टम है, जो फोर्सेस का अरेंजमेंट है, इस टाइप के फोर्स सिस्टम के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसके दो नाम कह सकते हैं। एक तो नाम है इसका, ये लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, सॉरी अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, क्योंकि दो फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और एक डिस्टेंस पे है, तो दोनों फोर्स पैरेलल है और अपोजिट है, इसलिए अनलाइक फोर्स सिस्टम है। इसी का एक खास नाम और है जिसे हम कहते हैं कपल। कपल, कपल को मतलब कहा जाता है इसको बल युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कपल का मतलब भी होता है जोड़ा। कि जब किसी बॉडी पर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो, किसी डिस्टेंस पे काम कर रहे हो, तो इसकी वजह से एक जो फोर्स सिस्टम बनता है उसे कपल कहते हैं। इट मीन्स जब भी हम किसी लॉक को ओपन करने की कोशिश करते हैं किसी की मदद से, तो हम एक कपल उस पर लगाते हैं। ये आंसर हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो पहले समझे कि स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आप जब भी बात करते हैं किसी क्वांटिटी की, क्वांटिटी मतलब कोई भी अमाउंट, कोई मैटर है वो कितना है ना। तो किसी भी क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो क्वांटिटी को बात कहते हैं हिंदी में हम लोग राशि, है ना, कोई भी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दो टाइप की मिलती है, एक को कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो समझे कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए जब हमें सिर्फ इतना बताने से काम चल जाए कि वो चीज कितनी है, तो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अगर कितना के साथ साथ हमें ये बताना पड़े कि वो चीज किधर है, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जब समझा जाए कि दो चीजें होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड और एक को कह रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, एक को कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, एक को कह रहे हैं डायरेक्शन। जरा इधर भी लिख लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड ये बताता है कि कोई भी चीज कितनी है, उसका अमाउंट वो कितना है। डायरेक्शन ये बताता है कि वो किधर है। ओके, तो ये कितना बताएगा और ये किधर बताएगा, किधर। अगर देखा जाए, अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है, जैसे जैसे आप मार्केट गए और आपने कहा कि आपको आलू खरीदना है, आपने दुकानदार से कहा 2 किलो आलू दीजिए, है ना, मतलब 2 kg आलू। तो आप इससे ये कहते हैं, ये जो आपने बताया इसने बताया मैग्नीट्यूड। आप उससे कभी नहीं कहते हैं कि 2 किलो आलू किसी डायरेक्शन में दीजिए, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। इसमें आप डायरेक्शन का कभी जिक्र नहीं करते हैं। तो इसलिए आलू हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आलू का मतलब, आलू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास से। हमें 2 kg ये मास हुआ, तो ये मास कैसी क्वांटिटी हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो मास में खाली कितना कितना बताने से काम चल जाएगा, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ कितना बताने से काम चल जाए, किधर की बात ना किया जाए, मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन का
कोई जरूरत ना हो, इसकी कोई जरूरत ना पड़े, तो इसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और अगर ऐसी कोई क्वांटिटी इसमें कितना और किधर दोनों की बात किया जाए, ये दोनों ही जरूरत हो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि किसी दरवाजे को धक्का दीजिए, पुश करिए, है ना। अगर आपसे कोई कहा किसी चीज पर आप एक पुश करिए, जैसे डोर पे पुश कर रहे हैं, धक्का देने की बात कर रहे हैं, तो आप जरूर पूछेंगे पुश कितना, कितने लोड से करना है, कितना फोर्स लगाना है ना, कितने फोर्स से, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और किस तरफ, किधर, ये भी आप पूछेंगे जरूर कि किधर पुश करना है, तो इसको आप कहेंगे डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये जो पुश का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब एक फोर्स है, तो इस फोर्स को कैसी क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके रेफरेंस पे जरा क्वेश्चन को समझा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट लिखा है, इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है, आप आपने आलू के एग्जांपल से समझा। वॉल्यूम को समझा जाए, जैसे आपने कहा 2 लीटर दूध चाहिए, तो लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। एक एक्सेलरेशन बच रहा है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जब आप कहते हैं एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टाइम, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। किसी बॉडी को जिसका मास m है, अगर उसको a एक्सेलरेशन से मूव करना है तो हम उस पर फोर्स कितना लगाते हैं, F इक्वल टू ma। इट मीन्स अगर किसी बॉडी में a एक्सेलरेशन है तो बॉडी उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा जो आंसर होगा एक्सेलरेशन डी। Two forces P and Q are acting at an angle alpha. The resultant force R acts at an angle theta with the force P. Then the value of theta. Okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट है जिसपे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स P है, सॉरी, किसी पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, इसमें एक फोर्स तो P है, ये फोर्स P है, और दूसरा फोर्स Q है, ये Q है, दिस इज P एंड दिस इज Q। इसके बीच का एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। अच्छा, इनका रिजल्टेंट है वो P से थीटा एंगल बनाता है। पहले बात करें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट सिंपल से अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करने के लिए हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे कि पॉइंट Q से P के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, P से Q के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये जो इस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होगा, ये डायगोनल आर्क शो करेगा और इसका ये एंगल थीटा शो करेगा। क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए, उससे डायग्राम बनाया जाए तो ये बनता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसे थीटा को निकालना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो समझा जाए इसको, अगर हम थोड़ा सा अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएं, इस लाइन को एक्सटेंड करें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, और ये माने कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। यहाँ क्या देखा जाए कि अगर ये एंगल अल्फा है, P और Q के बीच का एंगल अल्फा है, तो क्योंकि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अगर ये एंगल अल्फा होगा और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस Q होगी, Q, ठीक। तो ए बी को कह सकते हैं, ये होगा हमारा Q साइन अल्फा, और बी सी क्या होगा, Q कॉस अल्फा, Q कॉस अल्फा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमें ट्रायंगल ओ ए बी में अप्लाई करना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए बी। अब ध्यान से देखिए जरा ट्रायंगल को, ओ ए बी कैसा है, ओ ए बी, ये जो हमारा ट्रायंगल ओ ए बी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हम लोग tan की वैल्यू को लिखें, tan थीटा को, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा को लिखेंगे ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। अगेन इसी को ठीक करें, tan थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, Q साइन अल्फा,
और ओबी को दो पार्ट में कर सकते हैं, ओसी प्लस सीबी, और ओसी की वैल्यू पी है और सीबी की वैल्यू है क्यू कॉस अल्फा, क्यू कॉस अल्फा। इट मीन्स यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा विल बी tan इनवर्स और इन ब्रैकेट क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। इस हिसाब से देखा जाए तो क्यू साइन अल्फा पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये ऑप्शन आ रहा है बी पार्ट में, दिस पार्ट इज राइट। A rigid body will be in equilibrium under the action of two forces only when दो फोर्स, केवल दो फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो वो बॉडी किन कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रह सकती है, साम्य अवस्था में रह सकती है, ये हमें देखना है। सपोज दैट हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। अभी हम किसी फोर्स को एक जनरल तरीके से देखते हैं, कैसे मान लेते हैं दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये P है और दूसरा फोर्स ये Q है। तो दूसरा फोर्स Q है, दिस फोर्स इज P एंड दिस फोर्स इज Q, और इसके बीच का एंगल थीटा है। एक जनरल केस है कि दो फोर्स P और Q हैं जो कि थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो, क्या कंडीशन बने कि जिससे ये जो बॉडी है ये हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो अगर इन्हीं को जरा स्टडी करें, कुछ केसेस क्या क्या बनते हैं जब दो फोर्स किसी डिफरेंट एंगल पे काम करते हैं, तो क्या क्या केस बन सकते हैं मेजर। तो देखिए पहला केस तो इसमें मैं ये ले सकता हूँ कि पहला केस कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए। थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों फोर्स एक ही लाइन पे और एक साथ काम करने लगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे हमारी बॉडी, इसी पर P भी लग रहा है और इसी पर Q भी लग रहा है, तभी ये हमारा थीटा की वैल्यू 0 आएगी। इस केस में आप क्या पाएंगे कि कभी इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगी जब उस पर नेट फोर्स मतलब नेट रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो। तो ऐसा इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। इसमें इस केस में आर की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए कभी भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं पॉसिबल है, इस केस में नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी बात करें, दूसरी बात ये हो सकती है कि ये दोनों फोर्स आपस में 90 डिग्री पे लगे। अगर 90 डिग्री पे लगते हैं, यहाँ बॉडी है, दिस इज P, दिस इज Q, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे और फिर आपका रिजल्टेंट की वैल्यू जो डायगोनल होगा वो आएगा, क्योंकि डायगोनल कभी 0 होगा नहीं, इसलिए यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू 0 नहीं पॉसिबल है। ये ऑप्शन भी आपका इक्विलिब्रियम के लिए सुटेबल नहीं, तो 0 पॉसिबल नहीं। अच्छा तीसरा केस हो सकता है कि अगर इसी बॉडी पर एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इस तरफ लगे, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। पी चाहता है कि बॉडी राइट में जाए, क्यू चाहता है कि बॉडी लेफ्ट में जाए। लेकिन अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात किया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यहाँ क्या लिख सकते हैं कि पी डिफरेंस क्यू, पी डिफरेंस क्यू। डिफरेंस क्यू का मतलब जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से उसको माइनस करेंगे। यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, और उसके लिए क्या हो सकता है, इफ अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि P और Q आपस में इक्वल हो जाए तो फिर R की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस केस में R की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तब जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे R की वैल्यू 0। ठीक, तो ये हमारा जो केस बन रहा है ये एक इक्विलिब्रियम का केस बन रहा है। ठीक है, अच्छा तो इसको फाइनली अगर समराइज किया जाए तो दो फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात
कि दोनों फोर्स इक्वल हो, मतलब P इक्वल टू Q हो। दूसरी बात कि अपोजिट लगे हो। तीसरी बात कि सेम लाइन में हो, कोलिनियर हो, सेम लाइन में हो, वो कोलिनियर हो। सेम लाइन मीन्स अगर दो फोर्स पैरेलली लगते भी हैं, ये कंडीशन मान लीजिए बन भी जाए, P इधर भी लगे P इधर भी लगे, और बीच का गैप अगर कुछ रह गया, ये एक लाइन में नहीं रहे, बीच का गैप कुछ डिस्टेंस x मिल गई, तो क्या करेगा, इसी को हम तब कहेंगे कपल है। और कपल होगा तो बॉडी रोटेट करेगी, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। लेकिन अगर सेम लाइन में होंगे, जैसे यहाँ पे केस दिखाई पड़ रहा है, इस केस में होंगे, तो बॉडी हमारी रेस्ट में रहेगी। अगर ये तीनों कंडीशन हमें मिल जाती हैं, इट मीन्स बॉडी विल बी इन रेस्ट, और यूं कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम। अब देखें किस केस में दिया गया है, फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब, सेंस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तब तो ये वाला पहला केस बन गया जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाला केस। फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं हो सकता। फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट, यहाँ तीनों बातें हो रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट इन सेंस, मींस अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए सी आंसर यहाँ पे ओके होगा। आइए, द लामी थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कोप्लेनर forces, concurrent forces, coplanar and concurrent forces, any type of the forces। ठीक देखा जाए, लामी थ्योरम की कंडीशंस हमने पढ़ी है कि लामी थ्योरम वहीं लग सकती है जब केवल बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं। दूसरी बात, सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट से गुजर रहे हों, मतलब कॉन्करेंट हो। और तीसरी कंडीशन, हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो सॉरी, तो ये सारी कंडीशन फॉलो कहाँ हो सकती है, सी में, कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट होना जरूरी है। ये हमारी कंडीशन बनती है एक लामी थ्योरम के लिए। तो लामी थ्योरम क्या क्या होती है, जरा इसको भी देख लें कि अगर किसी पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं, पी क्यू और आर, बीच का एंगल क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, तो हम क्या लिखते हैं, अगर एक फोर्स हमने पी लिया तो बाकी जो दोनों फोर्स बचते हैं क्यू और आर, इनके बीच का एंगल क्या है, बीटा, यहाँ लिखेंगे पी अपॉन साइन बीटा। अच्छा, फिर क्यू अगर फोर्स लेते हैं, क्यू फोर्स लेते हैं, तो पी और आर बचते हैं, मीन्स साइन गामा। और अगर आर फोर्स लेते हैं तो फिर पी और क्यू बचेंगे, इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो होगा साइन अल्फा। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं लामी थ्योरम। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। नेक्स्ट देखा जाए। ओके, थैंक यू, this is for today, and we will meet in next lecture with more questions. Till now, best wishes. Thank you.